जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी, मेरे साथ है धर्मेंद्र जी। और आज हम बात करने वाले हैं महाविकास अघाड़ी से लेकर इंडिया ब्लॉक में चल रही खींचतान को लेकर। जी हां, झारखंड और महाराष्ट्र में क्योंकि चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है, एक तरफ बीजेपी और तमाम सहयोगी दल आपस में बातचीत कर रहे हैं सीटों की शेयरिंग को लेकर, लेकिन ऐसा लगता है कि महाविकास अघाड़ी में भी सीटों का बंटवारा होने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि हमने देखा 17 अक्टूबर को बैठक हुई, उसके बाद 19 को बैठक हुई, 20 को बैठक टल गई और आज फिर सीसी की मीटिंग की बात आ रही है सामने। जी, लगातार बैठक चल रही है और पेच फंसा हुआ है बेसिकली। उसमें जो है सीटों को लेके जो है असमंजस की स्थिति है और बात सुलझ नहीं पा रही है, क्योंकि वहाँ पे 3 पार्टी है। एक शरद पवार की पार्टी है, एक शिवसेना यूवीटी है उद्धव ठाकरे की, और कांग्रेस की। बेसिकली ये जब हरियाणा की हार जब हुई है तो कांग्रेस को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो दोस्त थे वो भी जो आंख अब जो है तरे रहा है, तो वो बड़ी बात है। हरियाणा इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद से हमने देखा, वो कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम दोनों आपस में, हमारे दलों की ही बात है, क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है कि आपने अपनी मर्जी से जो है अपने कैंडिडेट उतार दिए, कांग्रेस को पूछा नहीं, 2 सीटें आपने छोड़ दी, उससे भी अपमान महसूस कर रही है कांग्रेस। हाँ, देखिए ना कि जिस दिन नतीजे आए हैं उसके एक दिन बाद ही जो है समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कांग्रेस से कोई सहमति नहीं हुई, 2 सीट दिया गया। कल जो असमंजस था इस पे लड़े या नहीं लड़े, क्योंकि उसमें लग रहा है कि कांग्रेस को लगता है, ऐसा माना जा रहा है कि हम हार जाएंगे। और दूसरा, समाजवादी पार्टी जो वहाँ पे बार्गेनिंग कर रही है कि हमको सीट दीजिए, कम से कम जो भी 8 से 12 सीट, तो वहाँ पे एक असमंजस की स्थिति थी। लेकिन अभी जो है बोला गया कांग्रेस की तरफ से हम दोनों सीट पे लड़ेंगे। तो एक तरह से आप देखिए झारखंड से हो पहले 5 सीटें मांग रही थी ना कांग्रेस कि अगर उपचुनाव की 10 सीटें हैं तो 5 आप हमें दीजिए, 5 पर आप लड़िए। 5 मांग तो रही थी, लेकिन 5 मांगने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 10 सीट में से 5 पे समाजवादी पार्टी जीती थी, 3 पे बीजेपी, 1 पे आरएलडी, एक और मेरे ख्याल से निषाद पार्टी है। तो चूंकि जब आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो सीट छोड़ा गया है उस पे कांग्रेस का वजूद ही नहीं है। इसकी एक वजह यह भी कि समाजवादी पार्टी का लोकसभा इलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वैसे भी वहाँ की एक रीजनल पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर आती ही है। हाँ, वो था, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव अलग अलग होता है। देखिए हर बार चुनाव बदलता है जी। और वो आप देखिएगा कि कर्नाटक चुनाव के बाद जो है कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई थी, आत्मविश्वास था काफी। उसके बाद 3 जगहों पे हार गई, उसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर लोकसभा में मोदी के जीत के रथ को रोका गया, मतलब बहुमत से रोका गया। हाँ। और बीजेपी 240 पे सिमट गई। तो कांग्रेस में खास करके राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि खुली चुनौती मोदी को लोकसभा में दे रहे थे कि आपको गुजरात में हरा देंगे, हम अग्निवीर लागू करेंगे, हम किसान जो एमएसपी देंगे, इसी सदन में दिखाएंगे। और वो कॉन्फिडेंस जो लग रहा था कि लोकसभा में तब तो मोदी का जादू खत्म हो गया है, हरियाणा में तो आराम से निकाल लेंगे। लेकिन हरियाणा ने गच्चा दे दिया, और हरियाणा ने ऐसा गच्चा दिया कि अपने ही जो सहयोगी हैं, अपने ही गठबंधन के जो पार्टियां हैं और जो गठबंधन में नहीं है, वो जो है कांग्रेस की औकात बताने का काम शुरू कर दिया। चाहे वो ममता बनर्जी हो, और चाहे ओबीसी हो, चाहे जो है समाजवादी पार्टी। जैसे ही नतीजा आपको बताया ही था कि दूसरे ही दिन जो है वहाँ पे बिना कांग्रेस की सहमति के बिना जो है वहाँ पे उम्मीदवारों को घोषणा कर दी गई, और कांग्रेस को मजबूर कर दिया कि आप जो है इसी सीट से लड़िए। एक तो गाजियाबाद का है, एक और खैर सीट करके है। हाँ। वो 2 जगह से लड़िए। कांग्रेस उस बीच में असमंजस की स्थिति में थी कि लड़ेंगे नहीं लड़े। जैसा कि मैं बताया कि अब जो है कांग्रेस ने फैसला किया है कि हम जो है चुनाव वहां पे लड़ेंगे। अच्छा, ये कांग्रेस की भी स्ट्रेटजी रही है। हमने देखा है कि जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में होती है वहां पर वो थोड़ा सा तेवर दिखाती है, लेकिन जहां उसको मालूम है कि यहाँ पर ज्यादा कांग्रेस की है नहीं पैठ, तो वो वहां पर एडजस्ट करने के लिए तैयार हो भी जाती है। अब तो चूंकि हरियाणा की बात क्या है ना, देखिए किसी आप एग्जाम देते हैं और टॉप कर जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चुनाव होता है, आप जीत जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ओवर हो जाता है। तो उसी तरह से राहुल का कॉन्फिडेंस जो है लोकसभा में काफी बढ़ गया था, और हरियाणा में लगा कि आराम से निकाल लेंगे। हाँ। लेकिन जब हरियाणा की का परिणाम जो आया, जो जमीन जो है पैर से खिसक गई। अब कांग्रेस देखिए जो है, हालांकि मुझे लगता है कि हरियाणा में वजह इनका जो इंटरनल मैटर था, जो वो अब कह सकते हैं कि जो लड़ाई चल रही थी हुड्डा और वहाँ शैलजा के बीच, वो एक बड़ी वजह थी। राहुल गांधी का मुझे लगता है कि जरूर लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है उसके बाद। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि कांग्रेस जो है हवा में है और राजनीति पकड़ नहीं पा रही है,
क्योंकि बीजेपी की तैयारी वहाँ जनवरी से शुरू हो गई है। उसमें जो है शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो देखता है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। तो लोकसभा चुनाव के बाद जो है हरियाणा में अगर बीजेपी को लग रहा था थ्रेट है, लेकिन उसके पहले से ही जो है उसका जो डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया था, जैसे कि सीएम का चेहरा अच्छा, उसकी वजह भी कांग्रेस थी, क्योंकि कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट कर दिया था बीजेपी के लिए कि एंटी इनकम्बेंसी है और बीजेपी किसी कीमत पर जीत नहीं पाएगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि जो नैरेटिव गढ़ा गया उसको बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और उससे उन्होंने सबक भी लिया, तो समय रहते उन्होंने काम वही ना, देखिए हर चुनाव का अलग अलग जो है मौसम जैसे होता है ना, जैसे गर्मी है, ठंड है, बारिश है, तो सब जगह मौसम बदलता है। उसी तरह राजनीतिक का मौसम बदलता है। तो राहुल को लग रहा था कि ऐसे ही निकाल लेंगे हरियाणा, लेकिन वहां पे तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। और चूंकि बीजेपी चुनाव मुद्रा में ही रहती है, तो जैसे हम लोग योगा करते हैं तो उसी तरह से चुनाव योगा होता है उन लोगों का। रोज लगातार उसी तैयारी में रहता है। 2 बजे बैठक चल रही है, लगातार बैठक चल रही है। उसके पास 2 आदमी है, एक तो अमित शाह हैं, एक मोदी खुद हैं, जो मोदी तो 24 घंटा जो है इसी सब में रहते हैं। पूरे देखते हैं 18 घंटा जो काम करने की बात आती है, तो अपना पीएम का काम प्लस संगठन का काम, ये सारी चीज देखते रहते हैं। तो कभी हार भी जाते हैं तो सीखने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से जो है वहां पे तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। राहुल ये लोग भाप नहीं पाया क्या हुआ। महाराष्ट्र में भी क्योंकि मौसम बदला है, 2.5 साल की जो सरकार हमने अलग अलग देखी है, उसमें एकनाथ शिंदे भी, उससे पहले देवेंद्र फडणवीस थे, लेकिन सरकार बनी थी उद्धव ठाकरे के साथ, किस तरह से पाला बदला गया और सारी चीजें हुई हैं। महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इंडिया ब्लॉक के लिए कितनी मुश्किलें आप देख रहे हैं, कितना चैलेंज है। एक तो एक खुद को एकजुट रखना है, सबको जो खींचतान चल रही है इसको भी खत्म करना है। उसमें महाराष्ट्र में 2.5 साल का तो फार्मूला उसका था उद्धव ठाकरे का, जो 2014 में बीजेपी जीत के आई थी। तो उस समय भी टसल था शिवसेना प्लस इसमें। हालांकि उस समय दोनों मिलकर चुनाव नहीं लड़ी थी। उसके बाद जब बहुमत नहीं मिला तो दोनों फिर गठबंधन किया और देवेंद्र फडणवीस ही 5 साल तक जो है सीएम बने रहे। लेकिन जब 2019 का इलेक्शन हुआ तो उसमें जो है रिजल्ट के बाद जो है बार्गेनिंग शुरू हुआ। उद्धव ठाकरे की तरफ से बोला गया, अमित शाह ने बोला है कि सीएम जो है उद्धव ठाकरे होंगे। उसको लेकर अमित शाह ने बोला कि नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला हूँ, कहाँ से बात आ गई। तो फिर जो है उद्धव को लगा कि अभी ऐसा अपॉर्चुनिटी है, जो नंबर्स आए हैं, जो जनता ने मैंडेट दिया है, उस हिसाब से जो है इसका फायदा उठाते हुए उसने पाला बदला। और ऐसा पाला जो बाला साहब ठाकरे जो है हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते रहे, बीजेपी के साथ रहे, पूरा लाइन एंड लेंथ और ट्रैक ही चेंज कर लिया। और उद्धव ठाकरे ने जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल हुए। लेकिन बीजेपी को बहुत गुस्सा था और जो है उन्हीं के आदमी को तोड़कर जो कमल ऑपरेशन बोलते हैं जिसको हम लोग, जिसमें साम दंड भेद सब होता है। लोटस। और लोटस, कमल भी बोले, लोटस भी बोले, दोनों एक ही चीज है। तो वो उनका बदला लिया कि सरकार गिरा के फिर जो है, जिसको उद्धव ठाकरे को समर्थन नहीं, सीएम बनाने तैयार नहीं थे, लेकिन एकनाथ शिंदे को उसी पार्टी के आदमी को सीएम बनाने के तैयार हो गया। तो एक दोनों के बीच में टसल था। तो अब जो है, लेकिन अभी वहां पे क्या है, कॉन्फिडेंस, जैसे आप लोकसभा में जो कॉन्फिडेंस था राहुल का, वही कॉन्फिडेंस वहां पे महाराष्ट्र में दिख रहा है कि उनको लोगों को लग रहा है कि वहां पे कांग्रेस 13 सीट जीती है, फिर यूबीटी करीब 9 सीट जीती है, 7 सीट मेरे ख्याल से एनसीपी है। तो उनको लग रहा है कि बीजेपी फिर हार जाएगी और इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था। लेकिन हरियाणा के बाद इन लोगों को लग गया है कि अजीत पवार के भी क्योंकि जो तेवर थोड़े से नरम हुए हैं चाचा के लिए, ऐसा लगता है ये भी एक वजह हो सकती है। हाँ, देखिए वहाँ पे जब महाराष्ट्र की बात करेंगे तो भले बीजेपी 99 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अभी तक जो है फॉर्मल अनाउंसमेंट जो तीनों पार्टियों का होना है वो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब वहां भी फंसा हुआ है और इधर भी फंसा हुआ है। तो उस पर डिपेंड करता है कि बात कैसे बढ़ती है। और आपको ये बता दें कि अभी जो है एक कांग्रेस के नेता ने बोला, कांग्रेस का वर्सन, मेरा वर्सन नहीं है, ये एक बात चल रही कांग्रेस खेमे में कि संजय राउत और जो है अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की बात हुई। उस पर कांग्रेस का कहना था कि नहीं, ऐसी अब्बा है, बीजेपी वाले इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। मैं इस पर पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस का जो बाइट आई है कांग्रेस के बड़े नेता की, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बाइट आई है, उन्हीं की तरफ से खबर आई है। तो अभी एक ऊहा-पोह की स्थिति है और वहां पे थोड़ी सी दिक्कत होगी कांग्रेस को। अच्छा, क्योंकि हम इंडिया ब्लॉक की बात करें तो महाराष्ट्र में 12 सीटें तो समाजवादी पार्टी भी मांग रही है,
इन लोगों से, महाविकास आघाड़ी से। और झारखंड की अगर बात करें तो वहाँ आरजेडी भी काफी नाराज हुई। अब वही समझिए ना कि क्या से क्या हो गया। हाँ। राजनीति में होता क्या से गाना है, क्या से क्या हो गया, इसमें भी राजनीति में क्या हो रहा है। तो लालू यादव और तेजस्वी जहां राहुल के पीछे पीछे चल रहे थे, ताल में ताल मिला के चल रहे थे, इंडिया गठबंधन में बड़ी भूमिका थी, नीतीश कुमार की भी थी, लेकिन नीतीश कुमार को लगा कि ये इंडिया गठबंधन में बहुत जो है खटपट है, तो उन्होंने पाला बदल लिया। लेकिन अभी झारखंड में जो आरजेडी 7 सीट पे लड़ रही थी, वो जो है 12 सीट मांग रही है। और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे तनातनी चल रही है। ये अभी पक्के तौर पर नहीं बोला जा सकता है कि इस गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन जो है वहाँ पर बार्गेनिंग जबरदस्त रूप से चल रही है। तो कांग्रेस को मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस की बात जो है आरजेडी नहीं मान रही है। वहाँ पे चूंकि जो 7 सीट पे लड़के 1 सीट हासिल कर रही है, वो 12 सीट की मांग कर रही है। और अब बोल रहा है कि यदि हम नहीं लड़ेंगे तो हम 20 सीट पे भी लड़ सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए, झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, वहाँ पे समझौता में करने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के बाद, जो लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था, उद्धव ठाकरे जो सीएम के उम्मीदवार माने अच्छा, इसकी नींव क्या हरियाणा में रखी गई? क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी मैं बता रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे को ये बोला गया, संदेश दिया, कोई सीएम का चेहरा नहीं होगा। शरद पवार ने भी बोला, क्योंकि वो हरियाणा चुनाव के बाद बोला। अब जो स्थिति ऐसी आ गई है कि हर आदमी को लगता है हम कैसे बार्गेनिंग कर लें, ज्यादा सीट होगी तो ज्यादा दावेदारी करने की भूमिका होगी। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आएगी, वो जो है सीएम पद के दावेदार होंगे। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हुआ है, महाराष्ट्र में जब हार के बाद जो है बीजेपी सीखने की कोशिश की है। और बहुत सारे योजनाओं को जो उसको लाडली बहन योजना बोलते हैं, मराठी में कुछ और बोलते हैं, लेकिन भाव वही है। वहाँ पर पैसा देने की बात है। उसके बाद जो है आपको मदरसे टीचर को भी सैलरी बढ़ा दी गई है। आपको पता है कि वहाँ पे टोल टैक्स में सडनली जो है 5 जगह एकदम छूट दे दिया गया। गौ माता को जो है राष्ट्रीय वहाँ पर जो है महाराष्ट्र में एक सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो वो ये सब सारे चीज किए गए। और जो जातिगत समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, हरियाणा वाला फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी वो लगाने वाली है। यानी बीजेपी को समझ में आ रहा है कि जो रूट पर आप काम करेंगे तभी काम बनेगा भी आपका। बीजेपी को पता है कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है, क्या वहाँ का समीकरण है, क्या समीकरण नहीं है। और उसको पता है कि जैसे मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल दे दें कि गुजरात में जब तक मोदी थे, और मोदी के बाद भी जो पटेल अभी जो हैं सीएम, उसके पहले तक कोई पटेल का जो है सीएम नहीं बना था। जब से पटेल जो है वो डोमिनेटिंग कास्ट है। इस बार जो कि क्या हुआ, 2017 में बीजेपी को जो है सफलता मिली, लेकिन 100 सीट के नीचे ही रह गई थी, 99 पे फंस गया था। तो उनको लगा कि नहीं, पटेल को सीएम बनाना चाहिए, तो पटेल को सीएम बनाया गया। और इस बार 162 मेरे ख्याल से 56 से 162। अच्छा, महाराष्ट्र में आपको लगता है कि अगर कोई एक सीएम फेस बना दिया जाए महाविकास आघाड़ी के लिए, तो ये जो खींचतान है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। वो बढ़ जाएगी। लेकिन वही है कि वहाँ पे सीएम का, देखिए, किसी चुनाव को जीतने के लिए 4 फैक्टर होते हैं। एक नेतृत्व में चेहरा, चाहे पीएम को उम्मीदवार हो, सीएम को उम्मीदवार हो। दूसरा होता है पार्टी, ठीक है। तीसरा है विचारधारा, मतलब पार्टी मतलब संगठन, तीसरा विचारधारा। चौथा होता है कार्यकर्ता। तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पे, मोदी और अमित शाह जब जो आए तो बूथ लेवल को मजबूत करने की कोशिश की है। और उनको पता है कि कौन जाति नाराज है, कौन जाति नहीं नाराज है। चूंकि मराठा आरक्षण की बात थी, किसानों की बात थी, एक तरह से उस समय नैरेटिव भी था लोकसभा में कि संविधान बदल देगा, उसके बाद आरक्षण खत्म कर देगा। तो वो नैरेटिव बहुत चला, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया का बहुत रोल था। और नेशनल से इंटरनेशनल आप देखते होंगे कि फ्लो जो था यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत बढ़ गया था। लेकिन अब हरियाणा इलेक्शन में सोशल मीडिया का वो फ्लो नहीं था, वो उस तरह का यूट्यूब पे भी नहीं था। तो वो उस तरह का जो लोकसभा में जो एक नैरेटिव था, एक परसेप्शन की लड़ाई जो थी, वो दिख नहीं रही। तो चीजें बदल गई है अब। लेकिन वहां पे 10 साल से सत्ता में है, और बीजेपी प्लस ये बीजेपी एंड बीजेपी प्लस, हालांकि 1-2 साल जो है बीच में उद्धव ठाकरे रहे, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब हरियाणा में भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। तो वहाँ पे हरियाणा में जो है, चूंकि बीजेपी भी कॉन्फिडेंट थी, भले पूरी दुनिया, पूरी देश की जनता, पूरे एक्सपर्ट, पूरे यूट्यूबर प्लस एक्सपर्ट से लेके जो जर्नलिस्ट से लेके मीडिया, यही लग रहा था कि अभी कुछ नहीं, हरियाणा में तो कोई बचा ही नहीं सकता। जब जिस दिन रिजल्ट आए सुबह में, तो आपने देखा होगा कि टीवी चैनल पर 10 बजे तक जो है 75 सीटें जो है कांग्रेस को दिखाया गया था। हालांकि वो
जो है फर्जी था। और चुनाव आयोग ने भी बोला कि मैं तो 8:30 बजे शुरू करता हूं और मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे 8:15 बजे से ये जो है दिखाया जा रहा है, आखिर है क्या। लग जब रिजल्ट आया तो सबको स्तब्ध हो गया। इवन के अच्छा, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं को हमने सुना हरियाणा के बाद, वो ये कह रहे थे कि अगर एकजुट हुए होते तो शायद ये तस्वीर नहीं होती कांग्रेस के लिए और बेहतर वहां पर परफॉर्मेंस होती, क्योंकि अब महाराष्ट्र झारखंड में भी जो खींचतान चल रही है, इंडिया ब्लॉक के लिए क्या सबक आप सोच रहे हैं, क्या सलाह होनी चाहिए, इंडिया ब्लॉक में देखिए रणनीति अपनानी चाहिए? इंडिया ब्लॉक में आप देखिए कि कांग्रेस जो वहाँ पे सर्वे सर्वा थी और झारखंड में बी टीम है और वहाँ पे जो है महाराष्ट्र में वो बी टीम होगी कि नहीं होगी। हाँ। लेकिन वहाँ पे भी 3 पार्टियों का, उसमें कौन सीएम होगा कोई तय नहीं है। जी। तो जैसे हरियाणा में खुला मैदान था उस तरह से झारखंड में और महाराष्ट्र में नहीं है। और झारखंड में तो मुझे लगता है, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि बीजेपी के इस बार आसान होगा जीतना, चूंकि इसीलिए कि वहाँ पे देखिए कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने अहंकार में थी, गलती की थी। उसमें आजसू जो इस बार चुनाव लड़ रही है उसमें 2019 में उसके साथ गठबंधन नहीं किया गया, जबकि 2014 में 8 सीट दी गई थी, इस बार 10 सीट दी गई उसको। हाँ, तो उसको पता है कि गठबंधन का क्या। सरयू राय वाला मामला था, सरयू राय नाराज थे तो उसको भी मनाने की कोशिश नहीं, विद्रोही हो गया, वो रघुवर दास को ही हरा दिया। तो वहां पे तो हमको नहीं लगता, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। और जिस ढंग से पैरेलली हरियाणा में और महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारी बीजेपी की चल रही थी, उसी समय से झारखंड में 3 महीने 4 महीने से तैयारी चल रही है। हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह जो वहाँ के प्रभारी हैं लगातार वहाँ पे बने हुए हैं। बात जो है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा, चंपई सोरेन के आने से भी तस्वीर थोड़ी बदलेगी बीजेपी के लिए? हाँ, चंपई देखिए उनको पता है कि कहाँ पे हमको जोड़ना है, कहाँ पे तोड़ना है। इसमें जो है अमित शाह और मोदी की जो है एक चुनाव फैक्ट्री बोली जाती है। जी। और आपको पता है कि अमित शाह जो ऐसे नेता हैं जो मोदी के साथ लगातार काम किए हैं, गुजरात में काम किए। और आपको आश्चर्य होगा कि 2014 में जब यूपी में आए थे प्रभारी बन के, तो वहाँ पे 2009 में 9-10 सीट थी बीजेपी की, वो 73 सीट पे चली गई थी। और वहाँ पे जो है वो देखा कि कहाँ पे कमजोरी है, नेताओं को जोड़ा गया, कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया, बूथ लेवल पर मजबूत किया गया। तो एक मोदी की हवा भी थी, तो उसका फायदा हो गया। तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे राज्यों में जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी, त्रिपुरा जहाँ पे जो है लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, वहाँ पे बीजेपी 2 बार सत्ता में है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे लोकसभा इलेक्शन हुआ और तमाम विपक्ष ने एक हवा बनाने की कोशिश की कि ये तो बहुमत की सरकार नहीं है और सहयोगियों को साथ में लेकर कैसे चलेंगे, इन्हें तो आदत नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए भी कहा उन्होंने। लेकिन अब आप देखिए कि सब लोग साथ में लेकर कैसे एनडीए चलता है, इस बात से भी सीख लेनी चाहिए इंडिया ब्लॉक को। इंडिया ब्लॉक को सीख लेनी चाहिए, लेकिन क्या है कि एक कांग्रेस का तो ही बोल रहे हैं कि हरियाणा जैसा खुला मैदान नहीं महाराष्ट्र में, आपको समझौता करना पड़ेगा, आपको तिलांजलि देनी पड़ेगी, आपको सीट में जो है ऊपर नीचे होगा तो आपको देखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करेंगे। यदि बीजेपी को हराना है तो आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी, तभी एक संदेश जाएगा। खास करके वहाँ पे 3 मुद्दे को लेकर लड़ाई है, शिवाजी, सावरकर। शुरुआत भी की अखिलेश, जो 12 सीटें मांग रहे हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं दिल बड़ा कर सकता हूँ, सीटें मुझे कम दे दीजिए लेकिन सम्मानजनक हो। हाँ, 2 सीट तो सपा का है ही ऑलरेडी। हाँ, तो वो कोशिश करेगा कि हम लड़े वहाँ पे। इवन कि ओबीसी ने भी इच्छा जाहिर की कि मुझे भी ले लो। तो अब कैसे इंडिया गठबंधन के पास अपॉर्चुनिटी है और खास करके एंटी बीजेपी जितने फोर्स है उनको जोड़ा जा सकता है, तो इसके पास अपॉर्चुनिटी है। जितना बड़ा गठबंधन होगा उतना फायदा होगा। तो वहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको पहले गठबंधन के में सीटों को समझौता करते हैं, कैसे जो तालमेल रखते हैं, छोटी मोटी पार्टियों को आप कैसे जोड़ते हैं। हाँ। वो अहम है, क्योंकि लोकसभा की बात तो थी कि आप ऊपर हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि लोकसभा में ऊपर है। लेकिन वहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से 31 सीट जो है, अराउंड 30-31 सीट इंडिया गठबंधन को मिला था और इसको जो है करीब 16-17 सीटें मिली थी। तो वहाँ पे जो है उस हिसाब से अपर हैंड है। हाँ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि वहाँ पे बहुत सारा चीज जो है डैमेज कंट्रोल करने, नाराजगी है, किसानों का कुछ कर्ज माफी की बात की गई है, किसानों फिर जो है एक दिन में 80 कैबिनेट फैसले लिए गए थे 5 दिन पहले, जो आपको भी पता हो, एक दिन में 80 फैसले लिए गए थे। तो लगातार कुछ ना कुछ फैसले लेते रहे हैं। तो उसकी जो है कोशिश, बीजेपी भले हार जाए जीत जाए, लेकिन अपने जो है मैदान में, जंगे मैदान में वो कभी भी हौसला
कम नहीं करती है, वो अंतिम दम तक लड़ती है। तो वो आपको उसका तो इसीलिए पता नहीं चलेगा। बीजेपी को हरियाणा में ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो जीत जाएगी, लेकिन क्योंकि आपने देखा तैयारियां किस हिसाब से थी। कांग्रेस में तो सुबह सुबह ढोल बज रहे थे और बीजेपी के यहाँ ऑफिस में सन्नाटा पसरा था, लेकिन फिर भी जो मेहनत उन्होंने की जनता ने उसको देखा। बहुत क्लोज फाइट था, इसलिए बीजेपी को था कि इधर से उधर हो सकती है जी, इसलिए उत्साह नहीं था और बहुत क्लोज फाइट था। जैसा हमने बताया 39.90 समथिंग वोट बीजेपी का था और कांग्रेस का वोट 39.08 था, तो बहुत कम मार्जिन था। और भले आम आदमी के साथ समझौता कर लिया होता, हो सकता था तस्वीर अलग बिल्कुल। महाराष्ट्र की भी तस्वीर बहुत बदली हुई है, झारखंड में भी इलेक्शन बहुत दिलचस्प होने वाला है और ऐसे में लोकसभा इलेक्शन को देख लीजिए या हरियाणा इलेक्शन को देख लीजिए, इंडिया ब्लॉक ने क्या सीखा है और किस तरह से जो खींचतान अभी चल रही है इसको वो कम कर पाते हैं, डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं, या जो एकजुटता दिखाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें कितने सफल हो पाते हैं, इस पर नजर रहेगी। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स। नमस्कार।